बच्चों, ये आपके क्लास का सरल हिंदी व्याकरण कक्षा 10 की पुस्तक है और ये 9 और 10 दोनों कक्षा में चलती है। बच्चों, आज इसके अंतर्गत हम पहला अध्याय आपको पढ़ाऊंगी, शब्द पद एवं पदबंध। बच्चों, आपका सिलेबस बहुत छोटा है और आपको पता है कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं आपको शब्द विचार बताऊंगी। बच्चों, एक से अधिक वर्णों के सार्थक योग शब्द कहलाते हैं और शब्द कई वर्णों को जोड़कर बनते हैं। शब्द का एक स्पष्ट अर्थ होता है और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक हम लोग पढ़ते आए हैं और इसकी परिभाषा में कहीं से कोई अंतर नहीं है। बच्चों, शब्द के कई रूप हैं जो 4 पर हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के: यौगिक और योग रूप। रूढ़ी वो शब्द होते हैं बेटा जिनका अर्थ परंपरा से प्रचलित होता है। इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि कलम। बच्चों, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जो दो छोटी से छोटी सार्थक इकाइयों के योग से बनते हैं, जैसे कलमदान, कन्यादान, रसोई घर, अनाथालय, पाठशाला इत्यादि। इसमें कन्या और दान दोनों 2 शब्द की सार्थक इकाइयां हैं और इनके मिलने से ये बनता है। तीसरा है बच्चों योग। पर इसका अर्थ भी बदल जाता है, जैसे पंख प्लस ज अर्थात कमल। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। वैसे तो कीचड़ में कई चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कमल का अर्थ ही कीचड़ के साथ जुड़ा होता है। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है: तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। तत्भव शब्द संस्कृत भाषा का कोई शब्द जब बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होता है तो उसे तत्भव कहते हैं। देशज यानी कि जो हम स्थानीय भाषा में, जो देहाती भाषा में जो शब्द बोलते हैं उसे देशज कहते हैं। विदेशज शब्द यानी आगत शब्द, ये वो शब्द होते हैं जो विदेशों से या विदेशी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आते हैं। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि हमारे देश में बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव होता है और इस वजह से ये इनका उपयोग हमारे हिंदी भाषा के साथ होता है। तीसरा है बच्चों विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है और ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारण, कार के साथ विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वचन, कारक आदि के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलते हैं। और ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसे अव्यय भी कहा जाता है। बच्चों, अब है संज्ञा। तीन भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि को बताता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसे 5 नाउन के नाम से पढ़ते हो: द्रव्यवाचक और समूहवाचक, परंतु हिंदी में सिर्फ 3 ही होते हैं। सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के बदले आता है: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष जैसे मैं और हम, मध्यम पुरुष जैसे तुम, अन्य पुरुष जैसे वो। इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होता है।
निश्चयवाचक यानी किसी निश्चय को संकेत करता है। अनिश्चयवाचक यानी कि कोई वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं होता। प्रश्नवाचक यानी कि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। निजवाचक जो सर्वनाम तीनों पुरुषों के निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक जिस सर्वनाम का संबंध का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। और बच्चों, कारक आप जानते हो, कारक के भेद के बगैर व्याकरण अधूरा रहता है। अगर आप व्याकरण को शुद्ध रूप से लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कारक के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, कारक के चिन्ह नजर आ रहे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब आते हैं हम कारक के भेद। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उनका संबंध वाक्य में क्रिया या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसंग कहते हैं। आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर कारक और उसके चिन्ह यानी परसंग है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन। और उसके बाद आप देख रहे हो कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक, ये सभी के परिभाषा आपको नजर आ रहे हैं जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बच्चों हम लोग आते हैं विशेषण पर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। बच्चों, विशेषण के 6 भेद है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। गुणवाचक जो किसी प्राणी के गुण, दोष, आकार, प्रकार को बताते हैं। परिणाम जो कि संज्ञा और सर्वनाम के नाप तौल को बताते हैं। निश्चित जिसका परिणाम निश्चित होता है, अनिश्चित जिसका परिणाम अनिश्चित होता है। संख्यावाचक जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 2 आदमी ही हैं। अनिश्चित में संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है। चौथा है बच्चों संकेतवाचक जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। क्रिया बच्चों, क्रिया काम के करने या होने के बारे में बताता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया और फल दोनों कर्ता ही होता है, यानी करने वाला भी और जो करवा रहा है वो दोनों ही कर्ता होता है। अकर्मक, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, यानी कि जो कर्ता का फल कर्म पर छोड़ देता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, तात्कालिक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। सामान्य क्रिया जो एक ही बार होता है, संयुक्त क्रिया जो 1 से 2 बार हो सकता है। नाम धातु जिस क्रिया की धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण अर्थात इन शब्दों के साथ क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु कहते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। प्रेरणात्मक क्रिया जो किसी काम को करने की प्रेरणा देता है। तत्कालीन क्रिया यानी कि एक क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया तुरंत होती है उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, जैसे वह घर जाते ही सो गया। पूर्वकालीन क्रिया यानी कि जो क्रिया ऑलरेडी पहले हो चुकी है, जैसे बच्चा खाना खाकर सो गया, यानी कि बच्चा खाना खाया है लेकिन वो उसके पहले ही सो चुका है। याद रखिए बच्चों, तत्कालीन और पूर्वकालीन क्रिया क्रिया विशेषण है, क्रियापद नहीं है। ये वाक्य की क्रिया नहीं बनती बल्कि उसकी रीति को बनाती है। बच्चों, आशा है आपने इसे अच्छी तरह समझा होगा और आप इसे मुख्य पॉइंट्स को अपने कॉपी में उतारेंगे।